गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उससे पहले कुछ हम डाउट्स भी सॉल्व करेंगे ना। कुछ बच्चों ने मुझे कुछ डाउट्स सेंड किए थे तो वो सॉल्व करेंगे। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था डिस्क की वजह से और हेमिस्फीयर की वजह से। हेमिस्फीयर और डिस्क की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था लास्ट क्लास में। और हम देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलस यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली कैलकुलस का यूज़ कर रहे हैं ना। तो होपफुली सबको कैलकुलस समझ में आ रही होगी। और फिर भी कैलकुलस में एक डेरिवेशन में मैंने बोला था कि आइलट रूल का यूज़ हो रहा है, आइलट रूल का यूज़ हो रहा था। और मैंने होमवर्क दिया था जेईई के स्टूडेंट्स को कि आइलट रूल एक बार देख के आना है, समझना है और फिर से मैं समझाऊँगा आइलट रूल। तो आज मैं वो सारे के सारे पहले डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर में और हमने काफ़ी सारे केसेस देख लिए और फिर भी हम पहले डाउट्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहला डाउट है वो चैप्टर 1 से है, सॉलिड एंगल वाला। 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर आपने सॉलिड एंगल नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि इसकी कोई यूज़ तो नहीं है बेसिकली, है ना। फिर भी चलो यहाँ पर बहुत सारी जगह ये लिखा होता है, रेफरेंस मिलता है तो बता देता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ओमेगा। ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी कुछ लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है तो लिख लेते हैं। सॉलिड एंगल is the three-dimensional angle enclosed by the lateral surface of a cone at its vertex, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, इसकी डेफिनेशन से हमें दिख रहा है कि इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल एंगल। इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल एंगल जो हमारे कोन की लेटरल सरफेस से क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। कहाँ पे? कोन की वर्टेक्स पे। कोन का वर्टेक्स क्या है? जैसे ये अगर मैंने कोन बनाया है तो ये कोन का वर्टेक्स है। तो इस पॉइंट पे, कोन के वर्टेक्स पे, इस पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा, ये जो 3D एंगल बनेगा ना, अगर तुम कोन को देखोगे तो तुम्हारा 3D एंगल दिखाई देगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना, ओमेगा। तो सॉलिड एंगल इस एंगल में हमारा यहाँ पर कौन सा पोर्शन, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर होता है। इस पोर्शन से कुछ भी आ रहा हो, यहाँ से लाइट आ रही हो, लाइट जा रही हो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्स में यूज़ कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस आ रही है, फील्ड लाइंस अगर इतने पार्ट से जा रही हैं तो उसका सॉलिड एंगल क्या होता है, ओमेगा। तो हम लोग इस सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये मेरा वर्टेक्स है, ये कोन का मेरा वर्टेक्स है। ये सबको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स हम कैसे बोलते हैं ना। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा सॉलिड एंगल का इसके लिए, है ना, यहाँ पे कोन के लिए। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सॉलिड एंगल जो है मैथमेटिकली वैसे डिफाइन किया जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और अगर हम सब को याद है कि प्लेन एंगल या सिंपली एंगल बोलते हैं, है ना। प्लेन एंगल को हम सिंपली एंगल भी बोल सकते हैं। प्लेन एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
क्या होती है डेफिनेशन, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अगर इस डेफिनेशन से मुझे फाइंड करना हो सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना हो, है ना, उसकी बात कर रहे हो, तो ये पॉइंट लिया और ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये 3D फिगर बेसिकली है ना, यहाँ पे बन रहा है इसके सेंटर पे, तो वो होगा सरफेस एरिया। तो अगर ये स्फीयर का रेडियस r है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4πr² अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये हो गया हमारे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल। कितना होता है ये होता है 4π। होपफुली ये सबको समझ में आ रहा होगा कि स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डाउट में हम आगे सॉल्व करते हैं रिलेशन इन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल, है ना। एक रिलेशन फाइंड करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। अभी ये अपना फर्स्ट वाला डाउट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी के नीचे ही से ही तुम्हें नोट करना है, ये ध्यान रखना है। और इसमें हमने राइट सर्कुलर कोन लिया है सिंप्लिसिटी वाले केस की, सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। तो अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इसी में रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल of cone and solid angle at vertex। और यहाँ पर ये कोन को लिख लेते हैं राइट सर्कुलर कोन। सबको पता है कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसा कोन कि इसमें वर्टेक्स से ये जो लाइन आए जो इस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर दिखाई दे, इसको बोलते हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोन। अदरवाइज कोन तो हम इसे भी बोल सकते हैं, है ना। इस केस में देखो, इस केस में यहाँ से जो लाइन आएगी वो गारंटी के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये फिगर और थोड़ा सा बेटर दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसा है ना। ऐसे ये सरफेस है और कोन, ये भी कोन है हमारा, पर ये मेरा राइट सर्कुलर कोन नहीं है, यही है मेरा राइट सर्कुलर कोन। ये एंगल 90 होगा वर्टेक्स से। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल तुम्हारा इसके, ये जो सेंटर से जॉइन करते हुए लाइन, ये वर्टेक्स और ये सेंटर हो गया, ये बेस का सेंटर, उससे जॉइन करते हुए लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो गया ना। होपफुली सबको समझ में आ गया। तो हम लोग इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। ये मैंने लिया स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर मार्क किया मैंने। एक बार में जो ड्रॉ होता है वो परफेक्ट बनता है ना, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। स्फीयर लिया, स्फीयर का सेंटर मार्क किया मैंने। और अब मैं यहाँ पर ऐसा है ये कोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोन हो गया। स्फीयर क्यों लिया? सो दैट कि बस ये यहाँ से आता है गाइडलाइंस के लिए, तो मैं इसका सरफेस एरिया निकाल सकूँ। ये रेडियस r है, ये भी r है ना, तो सरफेस एरिया में ये निकालूंगा, ये
ये लेटरल सरफेस बेसिकली इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, है ना। तो और मैं अगर यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा हाफ एंगल। ये मेरा प्लेन एंगल है बेसिकली, ये थीटा क्या है, मेरा प्लेन एंगल है। और यहाँ पर मुझे निकालना है सॉलिड एंगल ओमेगा। ओमेगा और थीटा के बीच हमें फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ओमेगा और थीटा को फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होगा। तो मैं यहाँ पे सरफेस एरिया में इस पूरी सरफेस का ये जो मैंने दिख रहा है एक छोटा सा ऐसे कैप टाइप तक का दिख रहा है ना हेमिस्फीयर में, अगर मैं छोटा सा पार्ट ऐसे कट करूँ तो उसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका मुझे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो वो देखो वो मैं इसका मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है और वो मैं फाइंड करके दिखाता हूँ यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। तो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो ये निकल आएगा। तो जो है ना इसके लिए निकल के आएगा सॉलिड एंगल, ये जो हमारा यहाँ पे स्फीयर का पार्ट है वही हमारे यहाँ पे कोन के लिए निकल के आएगा, है ना। इसलिए मैंने स्फीयर लिया क्योंकि उसका सरफेस एरिया निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। बेसिकली जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट, वही मेरे इस कोन का सरफेस एरिया है, वो ध्यान रखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलस यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो स्फीयर दिख रहा है कुछ ऐसा स्फीयर दिख रहा है, और ये सेंटर है कुछ, और ये रेडियस है, ये सारी रेडियस हो गई ना। स्फीयर में मैंने, और ये मैं ले लेता हूँ ऐसे एक्सेस जो सेंटर से पास कर रही लाइन। स्फीयर में मुझे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ले ली पहले। ये स्ट्रिप क्या होगी मेरी, तो ये स्ट्रिप होगी मेरी यहाँ पर रिंग, ये स्ट्रिप रिंग होगी, ठीक है। मान लिया कि ये स्ट्रिप मेरी यहाँ से लिया मैंने ऐसे थीटा एंगल पे ये स्ट्रिप है, और ये स्ट्रिप सबटेंड कर रही है डी थीटा एंगल। यहाँ पे ये डी थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, ओके। तो मुझे निकालना है कि इस स्ट्रिप का सरफेस एरिया कितना होगा ना, ये स्ट्रिप का सरफेस एरिया कितना होगा। इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं पहले कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये तुम्हारी यहाँ पर रिंग है ना, ये तुम्हारा पीछे वाला पोर्शन होगा ऐसे। तो उसका सरफेस एरिया के लिए मुझे ये रिंग का रेडियस चाहिए होगा, मुझे ये रिंग का रेडियस चाहिए होगा ना, ये रिंग का रेडियस चाहिए मुझे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, मुझे ये रिंग का रेडियस चाहिए, और ये तो मुझे आर दिया, ये तो पूरा रेडियस ही होगा। मैं यहाँ सेंटर से, ये स्फीयर का सेंटर, ये पूरा स्फीयर होता है उसका सेंटर है। अब सेंटर से उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो आर होगा, तो ये तो मेरा पूरा आर है रेडियस, है ना, ये आर है। ये थीटा है तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये होगा आर साइन थीटा। तो इस रिंग का यहाँ रेडियस होगा आर साइन थीटा, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस कितनी हुई है, ये थिकनेस कितनी होगी, तो अगर ये डी थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पर डी थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये थिकनेस होनी चाहिए यहाँ पर आर डी थीटा, नहीं एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस ऐसे। तो इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई इंटू रिंग का रेडियस। रिंग का रेडियस क्या है, आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू उसकी थिकनेस। थिकनेस कितनी है स्ट्रिप की, आर डी थीटा। होपफुली ये सबको समझ में आ रहा होगा। सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर साइन थीटा। आर साइन थीटा मतलब कि रिंग का रेडियस है, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ये है मेरा रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, और ये क्या है, ये है मेरी थिकनेस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, ठीक है। ये हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। ये थिकनेस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, तो ये होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। अब मुझे टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पोर्शन का सिर्फ, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो ये एस निकाल रहा है, तो एस क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया, साइन थीटा
इंटू डी थीटा, ये आ गया मेरा इसका इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे सोच कर जल्दी से, है ना, कि थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी। वीडियो को पॉज करना है और तो ये थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो थीटा की लिमिट होगी इस कोण का ये हाफ एंगल, इस कोण का हाफ एंगल मैंने कितना लिया है, इस कोण का हाफ एंगल मैंने लिया है थीटा। अच्छा ये थीटा कंफ्यूज हो रहे हो, तो इस हाफ एंगल को चलो मैं मान लेता हूँ फाई, क्या मान लेता हूँ हाफ एंगल को फाई, यहाँ पे हाफ एंगल को फाई कर लेता है, ये मेरा कोण का हाफ एंगल है ना फाई। तो ये मेरा हाफ एंगल पूरा कितना हो गया, फाई हो गया। तो थीटा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा थीटा और कहाँ तक जाएगा, फाई तक। तो ये होगा मेरी लिमिट 0 से लेकर फाई तक। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेकर फाई तक। अब आते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट रखनी है 0 से फाई। तो ये आएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। कॉस 0 कितना होता है 1 और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे समझाता हूँ। तो इतना नोट कर लिया होगा सबने होपफुली। तो देखो यहाँ पर फिर ये टोटल सरफेस एरिया S हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा 1, तो 1 आगे ले आए क्योंकि वो प्लस का, और माइनस कॉस फाई, ये आ गया मेरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आ गया तो फिर हमें निकालना है सॉलिड एंगल ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई और अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसल आउट कर दिया तो ये आ गया मेरा 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि राइट सर्कुलर कोन अगर दिया है हमें और उसमें मुझे उसका जो हाफ एंगल है, राइट सर्कुलर कोन का हाफ एंगल की बात कर रहा हूँ, हाफ एंगल और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है रिलेशन क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। ये हमें याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, इसके लिए कि अगर ये मुझे यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर कोण दिया है, ठीक है, ये मुझे अगर यहाँ पर कोण दिया है और ये उसका हाफ एंगल फाई है, ठीक है, कोण का ये डिस्टेंस तुम्हारी आर सेम ही रहेगी वैसे, आर अब कुछ भी हो डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे फॉर्मूले में आर के टर्म में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और इसका ये सॉलिड एंगल तुम्हारा ओमेगा है, तो ओमेगा और फाई में रिलेशन ये होता है ना, कोन के वर्टेक्स पे जो यहाँ बन रहा है सॉलिड एंगल और कोन का ये जो हाफ एंगल है फाई, ये होता है रिलेशन। तो उसका यूज़ क्या है वो बताता हूँ मैं। पहले तो ये मैंने फॉर्मूला प्रूव किया, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे सर ये फॉर्मूला नहीं बताया आपने, है ना, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। और इसका यूज़ क्या है, तो फिजिक्स में यहाँ पर इस चैप्टर उसका यूज़ एक ही जगह है बस, तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। तो एप्लीकेशन में अब हमें ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और मैंने कैलकुलस की हेल्प से की थी प्रॉब्लम। क्या सॉल्व की थी प्रॉब्लम, ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जो है वो एक यहाँ पर ये डिस्क है, डिस्क से x डिस्टेंस पर रखा है पॉइंट चार्ज, ठीक है, और डिस्क का रेडियस r है। तो इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा था, फ्लक्स जो इससे कितना पास हो रहा था ये डिस्क से, ये फॉर्मूला जब मैंने प्रूव किया था, अगर याद हो तुम लोग, ये ने प्रूव किया था फ्लक्स जो पास होता वो था q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने याद कराया था। फिर मैंने शॉर्टकट के लिए ये भी बोल दिया था कि तुम इस टर्म को भूल जाओ तो तुम्हें क्या करना है, इस केस के लिए इस लाइन को यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर लेनी है और ये एंगल को कुछ मान लेना है, मान लिया फाई, और तुम यहाँ लिख दो फिर इसको कॉस फाई, क्योंकि यहाँ कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने ऐसे है ना याद कराया था।
और इसका डेरिवेशन तो सबको पता ही है। अच्छा ये कहाँ से आया, तो पता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये हम ऑलरेडी कर चुके पूरा डेरिवेशन, और हमने कैलकुलस की हेल्प से किया था। अब यही चीज़ हम करने वाले हैं सॉलिड एंगल से। अब ध्यान से देना कि अब मैं ये कैसे बताने वाला हूँ। हाँ, उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है, बिना इसके तो नहीं बता पाओगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो कैलकुलस से आया, तो कोई ज़रूरत नहीं थी तुम लोगों को पूछने की, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मुझे वो फॉर्मूला पता तो फिर जब वो रटना है तो ये रटना एक ही चीज़ है ना, लेकिन देखो फिर भी वो बता देता ना, ठीक है। जब मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि इतना सारी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लो। अब यहाँ पर देखते हैं कि मुझे ये एक पॉइंट चार्ज दिया है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, और मुझे कहा गया है कि इस वाले पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा। यही तो कहा कि ना, इस वाले पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा x यहाँ डिस्टेंस पे है, ये पार्ट का रेडियस ऐसे r दिया है, ये डिस्क का रेडियस है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस रेडियस का, इस रेडियस का मतलब किस रेडियस का, x² + r², इस रेडियस का एक बनाऊंगा स्फीयर। ऐसे ये मैंने एक बना लिया स्फीयर। ये स्फीयर का रेडियस क्या है, ये स्फीयर का रेडियस है x² + r² का रूट, ऐसे। तो स्फीयर तो यहाँ से भी पास होकर जाएगा ना, ये हम लोग बना लेंगे इस स्फीयर का रेडियस, तो ये ऐसा कुछ इनक्लोज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये अगर मेरा स्फीयर मैंने ले लिया है ऐसे, तो ये पार्ट हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए, ये पार्ट हो जाएगा हमारे स्फीयर का रेडियस। अब ध्यान देते हैं, मैं पूछूं कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। ये फिगर इतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चीज़ क्या इंडिकेट हो रहा है। अब ध्यान देते हैं, मैं पूछूं कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर गॉस लॉ। क्या यूज़ कर सकते हैं हम, गॉस लॉ। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये गॉस लॉ से, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये गॉस लॉ से आ गया। अच्छा, अब बताओ कि एक स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, सॉलिड एंगल स्फीयर के लिए कितना होता है, वो होता है 4 पाई। अभी प्रूव किया हमने, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। नहीं जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है ना, नहीं जैसे हम टॉफ़ी लेके आते हैं कि भाई कि 10 रुपये की 20 टॉफ़ी आ रही है, तो 5 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएंगी, तो हम फिर पहले 1 रुपये की निकालते हैं कि 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएगी, फिर 5 की निकालने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यूनिटरी मेथड पता हो तुम सबको, ये भी हम लोग डाउट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से उस डेटा से ये बोल सकते हैं कि 4 पाई अगर सॉलिड एंगल है तो मेरा फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 1 मेरा सॉलिड एंगल होगा तो फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फ्लक्स हो गया, ये मेरा हो गया सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट होती है तुम्हारी स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये शायद तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा हो, क्या होती है यूनिट, स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल की यूनिट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 1 स्टेरेडियन अगर सॉलिड एंगल है तो फ्लक्स इतना पास हो रहा है। अच्छा, अब इतने पार्ट का सॉलिड एंगल कितना होता है, इतने पोर्शन का सॉलिड एंगल होता है। अगर ये एंगल मैंने फाई लिया है, ये एंगल मैंने अगर प्लेन एंगल फाई लिया है वहाँ पर, तो इतने पार्ट का भी हमने प्रूव किया सॉलिड एंगल होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। तो इतने पार्ट के सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो पास होगा क्यू अपॉन 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। तो 2 पाई से ये 2 कट जाएगा, तो ये मेरा रहेगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट तो नीचे जाएगा, 1 माइनस कॉस फाई। ये आ गया मेरा आंसर। यही तो प्रूव किया था ना मैं, देखो यही तो मैंने यहाँ पर कैलकुलस से भी प्रूव किया था। अब कॉस फाई क्या पुट कर सकते हो, कॉस फाई पुट कर सकते हो बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसको तुम
अगर ऐसे सजावट तुम चेंज कर लो, रीअरेंजमेंट कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। होपफुली सबको समझ में आएगा, उसको देख लो एक बार। ये हमारा पोर्शन ख़त्म हो जाता है सॉलिड एंगल वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब आके हम लोग अगले डाउट में आते हैं। ये डाउट था मेरा इंटीग्रेशन वाला, है ना, आइलेट रूल जो मैंने बताया था। तो इसको रब कर देता हूँ मैं। तो ये पहला डाउट होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेनली इतना कुछ है ना खास नहीं है, फिर भी चलो पता चल गया तो ठीक है कि इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए वैसे, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं बताता तो तुम्हारा कुछ नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला था, तुम्हें भी फील हो गया होगा। सेकंड में आते हैं। सेकंड में इस बेसिकली जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय है ना पार्ट्स बोला था। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो सबको करना आता है। इंटीग्रेशन बाय है ना पार्ट्स, ये बेसिकली ये भी फिर से जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहा हूँ, और वो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमने कल लिखा था और मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था, है ना। तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन अब कैसे सॉल्व होगा वो सीखने वाले हैं। इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा वो हम सीखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लिखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2 इंटू डी एक्स। मेरे पास अगर यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है इसको u इंटू वी मान लेते हैं, यू वी कर लिखता हूँ ना, u इंटू वी, तो आता है u इंटू वी। तो ये आएगा u को बाहर रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये होता है इसका फार्मूला, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय है ना पार्ट्स का फॉर्मूला ये, ठीक है। जहाँ पे u डैश क्या है, u डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। होपफुली सबको पता ही होगा कि u का डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे यूज़ होता है आइलेट रूल। आइलेट रूल से हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से हम किस फंक्शन को u लें, किस फंक्शन को v लें। बेसिकली यहाँ पर एक हम लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसमें हमें फर्स्ट फंक्शन वो लेना चाहिए जो ईज़िली क्या हो जाए, जो ईज़िली मेरा डिफरेंशिएट हो जाए। क्या हो जाए? ईज़िली डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ईज़िली मेरा क्या हो जाए, वो डिफरेंशिएट होना चाहिए, डिफरेंशिएट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हमें जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है पर जिसका डिफरेंशिएशन पता है, तो हमें वो वाला लेना है पार्ट कि डिफरेंशिएशन जिसका पता है और इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो वो यहाँ पे u की जगह आ जाना चाहिए। जिसका इंटीग्रेशन पता है उसका हमें v की जगह लिख देना चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो उसको यूज़ करके मैं इस फॉर्मूले का है ना करता हूँ इंटीग्रेशन। तो इस केस में हो यहाँ पर ये लिखा है थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो मैंने थीटा बाहर रखा, साइन को किया इंटीग्रेट, तो आया मेरा ये कॉस थीटा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन, वो आएगा मेरा 1, ठीक है। तो मैं करता हूँ उसको, देखो इंटीग्रेट, इस रूल से सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, यहीं कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे पहले थीटा को एज इट इज़ रखा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, v मेरा साइन थीटा ले लेते हैं। इस केस में तो हम दोनों को कर सकते हैं इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, फिर ये माइनस लगाया, फिर लिखा इंटीग्रेशन u डैश कितना है, थीटा का डिफरेंशिएशन, तो आएगा 1, ठीक है। डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना होगा, 1 होगा। फिर ब्रैकेट में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, कितना होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और ये इंटीग्रेशन करना ही है अभी, तो ये आएगा माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या आएगा साइन थीटा। देखो और मैंने यही लिखा था कल वाली क्लास में ना, पिछली क्लास में जब हम लोग यहाँ पर ये डिस्क के लिए कर रहे थे, ये डिस्क के एज पे हम लोग फाइंड कर रहे थे पोटेंशियल, तब ऐसा आया था। मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया था उसका इंटीग्रेशन, तो मैंने बोला था कि सब लोग देख के आएंगे, तो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इतना नोट करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर का ही। ये डाउट्स हमारे होपफुली सबको क्लियर हो गए होंगे। तो सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमने डिफाइन कर लिया और कुछ केसेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड भी कर लिया। और अगर ध्यान दिया हो तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर की वजह से फाइंड नहीं किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड नहीं किया है, जबकि हमने रॉड, डिस्क, रिंग, हेमिस्फीयर के सेंटर पे ये सब केसेस कर लिए हैं। और सब में हमने देखा है कि सब में हमने कैलकुलस का यूज़ किया है और पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है पोटेंशियल है ना, उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर का जो ये मेरा सेकंड अपना पॉइंट है, इसकी हेल्प से हम स्फीयर का फाइंड करेंगे पोटेंशियल। तो ये अपना टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या रिलेशन होता है? बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें तो ये कैसे डिफाइंड होता है? ये डिफाइंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कैसे डिफाइंड होता है? ये डिफाइंड होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P अपॉन है ना टेस्ट चार्ज। ये दोनों की डेफिनेशन लिखी है। इस केस में यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि वर्क is from infinity to पॉइंट P। ये जो वर्क का कैलकुलेशन है ना, वर्क का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आ रहा है, वो ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी पे और सेकंड पॉइंट अपना पॉइंट P पे। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करना चाहूँ तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पर दोनों साइड dr वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करेंगे तो हम कुछ भी हम गुना नहीं कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया ऐसे। और अगर मैंने लिमिट ले ली इन्फिनिटी से r, है ना, यहाँ पे पॉइंट P की डिस्टेंस अपनी r है, लिमिट ले ली फ्रॉम इन्फिनिटी से r अगर ले ली तो ये अपना हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r। ये तो मेरा वर्क ही तो लिखा है, तो ये हो जाएगा मेरा वर्क। ठीक है, WE अपॉन क्यू नॉट। लेकिन मुझे पता है कि WE अपॉन क्यू नॉट इसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर ये मैं फाइंड कर रहा हूँ WE अपॉन क्यू नॉट, तो माइनस चला जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ WE अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस V। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू माइनस V, या फिर V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये बोल सकते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V और E के बीच रिलेशन है, जहाँ पर ध्यान रखना है कि V अगर मैंने डिफाइन किया है तो बेसिकली ये तुम्हारा जो V है इसका रेफरेंस कहाँ पे? इन्फिनिटी है। इसका रेफरेंस कहाँ पर है? रेफरेंस इज एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग क्या लेके चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी V लिखा हो तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे डेल्टा V लिखा है,
डेल्टा वी क्या होता है ना, फाइनल पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस केस में फाइनल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या है पोटेंशियल जीरो, क्योंकि हमने उसको रेफरेंस मान रखा है, इसलिए हमें वी दिख रहा है। इसलिए हमें वी दिख रहा है, हमें वी इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेफरेंस इन्फिनिटी भी, और वहाँ पे तो क्या होता है पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें कोई दो पॉइंट्स की बात की जाती बिटवीन टू पॉइंट्स पे बात करते हैं, मतलब कि जैसे ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट है ना 2 है, मैं 1 से 2 तक है ना चार्ज को लेके जा रहा हूँ, ये क्यू नॉट वो जो मेरा टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखूँगा तो लिमिट में क्या चेंज आएगा, तो वो देखते हैं। तो ये मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, ये मेरा हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा V2 माइनस V1, इन दोनों पॉइंट पर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1, ये ऐसे आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, ये पॉइंट 1 की जो भी लोकेशन हो हमारे यहाँ पे चार्ज से या फिर फील्ड में, ठीक है, 1 से 2 तक जा रहा है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लोग दो पॉइंट्स का कर रहे हैं। ध्यान दो कि अगर पहला पॉइंट इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट आर पे है, तो ये मेरा फाइनली इसी में ही कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने इस पूरे प्रोसेस से ही फाइनली निकाली, पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस लॉजिक से यहाँ पर। तो ये मेरा देखो डेल्टा वी, ये मेरा क्या है फिर, है ना डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है मेरा यहाँ पे V2 माइनस V1 है। होपफुली ये सबको समझ में आ रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी रिलेशन की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आ सकती है वोल्ट पर मीटर, क्या आ सकती है यूनिट, वोल्ट पर मीटर, जो हमने यहाँ पर काफ़ी जगह देखी होगी, इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर ऐसे लिखते हैं सिम्बॉलिकली। तो ये इसी रिलेशन की हेल्प से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर, जबकि एक तो होती है न्यूटन पर कूलम, एक और आ जाती है वोल्ट पर मीटर। ये सबको ध्यान रखना है, इसको नोट करते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आसान से। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड is expressed as E vector is equal to 2i cap plus 3j cap. Find the potential difference VA minus VB between 2 points A and B whose position vectors are given by
आर ए वैक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप एंड आर बी वैक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये प्रॉब्लम जल्दी से देखो, इसको सॉल्व करते हैं, होपफुली सब लोग ये सॉल्व कर पाए। इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो जो हमने 2 पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखा था फाइनली वही यूज़ करते हैं। तो VA माइनस VB का फॉर्मूला क्या लिखेंगे फिर? ये होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम VA माइनस VB। तो ये जो है वो हमेशा यहाँ आएगा, नीचे वाली लिमिट में आएगा। मतलब कि VA माइनस VB मतलब कि हम B से A जा रहे हैं ऐसा। तो बस ये ध्यान रखना है, VA माइनस VB लिखा है तो RB से RA ऐसे जाएगा मेरा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा हम करते हैं। अब देखो ध्यान देते हैं, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान दो, सॉरी हाँ, E वेक्टर कांस्टेंट है, 2i कैप प्लस 3j कैप कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये dr वेक्टर, ये तो अपना डॉट लगा ही हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। और इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं, है ना, डेल्टा r वेक्टर। अगर ये इनिशियल से फाइनल तक की बात कर रहे हैं तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, डेल्टा r वेक्टर। ये तो समझ में आ रहा है सबको ना, इनिशियल से फाइनल तो फाइनल माइनस इनिशियल तो डेल्टा r वेक्टर। तो बस यहाँ पर E वेक्टर और डॉट ये डेल्टा r वेक्टर, तो RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? RA से RB वेक्टर तक है ना यहाँ पे, ऐसे। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है मेरा, ये फॉर्मूला मेरा फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गया, और तुम इसे भी याद कर सकते हो। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब डेटा पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर VA माइनस VB आ जाएगा माइनस ऑफ E वेक्टर। E वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट RA माइनस RB, तो RA है i कैप प्लस 2j कैप माइनस RB, तो माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, तो होपफुली सबको डॉट रूल से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस j कैप, तो प्लस j कैप और माइनस 3k कैप। डॉट रूल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस साइन तो ये आ गया, तो i का i के साथ तो आएगा 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, प्लस 3 इंटू प्लस 1 तो 3, 3 इंटू 1 तो 3, यहाँ की कैप यहाँ की कैप नहीं तो उसका 0 हो जाएगा पार्ट, तो ऐसा आएगा। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 1, तो ये आएगा माइनस 1 वोल्ट्स। तो कितना आएगा आंसर? ये माइनस 1 वोल्ट। होपफुली सबको ये समझ में आया होगा, देख लो एक बार, सबको समझ में आया होगा कि फाइनली हमने ये फॉर्मूला, है ना, कैसे यूज़ किया है। इस फॉर्मूले को हमें समझना है और इसको हम लोग यूज़ करेंगे और भी केसेस के लिए। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चल के इसका बहुत एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल से आज का टाइम तो हो गया, तो इतना ही आज के लिए इतना ही करते हैं। आज जो हमारे यहाँ पे डाउट्स थे, कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल डाउट्स थे, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग गया, लेकिन वो भी ज़रूरी थे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इस फॉर्मूले के और भी एप्लीकेशंस देखेंगे, और स्फीयर की वजह से कितना होता है पोटेंशियल उसके अराउंड, स्फीयर की वजह से क्या होता है पोटेंशियल उसके अराउंड, वो भी सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। हमने स्फीयर के लिए कैलकुलस का यूज़ नहीं करना है, ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।